थैंक यू। डॉक्टर राहुल, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी, चूँकि हम सब बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, सब कुछ हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा डायबिटीज़ हो गया है अब, तो क्या हम डायबिटीज़ के साथ हेल्दी रह सकते हैं? आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा। हाँ, लेकिन मैं इसको पॉइंट्स वाइज और जितना सिंपल भाषा में हो सकता है उतना सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला मेरा पॉइंट है जागरूकता। एक, जैसे अभी हमने सारा डिस्कशन किया कि डायबिटीज़ हो गई है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना कि मुझे डायबिटीज़ है। और अगर जिनको नहीं है, तो अगर कभी आपको कोई लक्षण आ रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप मोटे हैं या अगर आप ओवरवेट या ओबीज हैं, तो उस पर किसी उसके कॉम्प्लिकेशन आने का वेट ना करें, उस पर तभी से काम करना स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट, डाइट। हमने डाइट की आज बहुत डिटेल में चर्चा की है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। एक सिंपल लेमन की भाषा में मैं समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सिंपल शुगर्स हैं, लाइक हनी, जैम, चीनी और फ्रूट जूस, ये सब हमें मैदा, वाइट ब्रेड, सब अवॉइड करने चाहिए। तो फिर खाना क्या है? जैसे अभी हमने बात की रोटी, दलिया, ओट्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए और डायबिटीज़ दोनों के लिए ही अच्छे हैं, और इनसे सडनली शुगर स्पाइक नहीं होता है। अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स की नॉलेज है, अगर आप समझ रहे हैं कि जैसे एक हर फूड का एक लेवल होता है कि वो कितना शुगर बढ़ाएगा, सिंपल भाषा में उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी डाइट में आता है कि प्रोटीन। आप प्रोटीन हर नहीं समझते, तो सिंपल सा जितनी भी आप दाल जानते हैं, बीन्स हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो फिश, चिकन होते हैं, वो आप सब ले सकते हैं। फैट में सिंपली जो आप घी, बटर, मक्खन, सबको अवॉइड करें। हमने यहाँ पे पहले भी बात की थी कि जो ऑयल्स हैं, खास करके जैसे अभी हमने पहले बताया था कच्ची घानी ऑयल्स हैं, या ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल जिसको हम बोलते हैं, ये सारे, और वो भी ऑयल्स हमें ज़्यादातर रोटेशन में यूज करने चाहिए, नॉट एक सिंपल ऑयल को यूज ना करें घर में। तो डाइट में तो यही सब रहेगा। फ्रूट जूस हमेशा अवॉइड करें। जब भी आपको लेना है फ्रूट लें, जैसे अभी बात भी हुई थी, क्योंकि उससे एक तो आपका पोर्शन साइज कंट्रोल रहता है, और उसमें बहुत सारे जो फाइबर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सारे रहते हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, वो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, जो कि फ्रूट जूस में नहीं मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज। मैंने स्टार्टिंग में पहले भी बोला था, किसी के लिए भी हर किसी को एक सिंगल एक्सरसाइज फिट नहीं हो सकती है। आपको जो पसंद है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की, लेकिन उसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, आप जो भी करना चाहते हैं, साथ में मसल ट्रेनिंग। वैसे हम एक्सरसाइज को सिंपली 3 चीज़ों में समझाते हैं, दैट इज़ FAR। F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप एक्सरसाइज करते हैं जो आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। A फॉर एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक ए जॉगिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। एंड लास्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि वो आपकी मसल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप सिर्फ, जब हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो हमारा सिर्फ फैट लॉस नहीं होता है, ओवरऑल बॉडी लॉस होता है। तो साथ में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना, ताकि आपकी मसल्स मेंटेन रहें। तो एक्सरसाइज। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, मैं आपको ये सारा पॉइंट्स में इसीलिए बता रहा हूँ। स्लीप। हमने बहुत कुछ बात की, डाइट सारी की, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा हुआ है, स्लीप। ऑन एंड एवरेज हमारे पास बहुत डेटा है जिसमें हर किसी एज ग्रुप में ऑलमोस्ट लगभग कि 6 to 8 आवर्स की एक साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी। जैसे 6 to 8 आवर्स की स्लीप की हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनकी स्लीप साइकिल ब्रेक हो जाती है। वो 2 घंटे सो रहे हैं, फिर उन्होंने काम यस, किया, फिर तो ये क्या स्लीप को कंप्लीट कर बिल्कुल। सकते हैं? इस पे भी स्टडीज हो रखी हैं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए स्लीप की, किस टाइम। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं 2 बजे सोता हूँ और सुबह 10 बजे उठता हूँ, आपके अकॉर्डिंग मैं 8 घंटे सो रहा हूँ। नहीं, स्टडीज़ में जो है वो भी देखा गया है कि जो 10-11 o'clock के अराउंड जो लोग सोते हैं और बाकी सेम ड्यूरेशन पे, तो वो स्लीप हमारी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो एक साउंड स्लीप, मतलब कि एक बार में ही 6 से 8 घंटे की जो नींद चाहिए हमें, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छी है। स्लीप डिस्टर्बेंस होना डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो बहुत लोग समझते ही नहीं है इस बात को। आज बिल्कुल। मैं चाहूँगी आप इस पर रोशनी डालें कि किस तरह से ये डिफरेंट है रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में। हम देख रहे हैं डायबिटीज़ तो सभी जगह हो रही है, लेकिन लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम रोटी से हमने शुरुआत की थी, लेकिन हम ब्रेड पर आ गए। ब्रेड ठीक नहीं था, वाइट ब्रेड ठीक नहीं था, हम ब्राउन ब्रेड पर आ गए, ब्राउन राइस पर आ गए, ब्राउन शुगर पर आ गए। तो क्या ये चेंजेस सही हैं, या फिर हमें फिर से वापस से जाना होगा ज़मीनी सतह पर? बिल्कुल,
एक्चुअली अभी हमारे इवन इंडिया में भी जो हमारे आईसीएमआर है उसमें कुछ स्टडीज़ हुई हैं जो रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन में डायबिटीज़ का प्रीवेलेंस देखने के लिए। तो नॉट ओनली इन अर्बन सिटीज़ में, जैसे कि इवन रूरल सिचुएशंस में भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रीवेलेंस बढ़ता जा रहा है। और वह प्रॉब्लम सब जगह एक ही है, जो हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल का जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और हम अपनी डेली रूटीन्स जो हमारी एक मेहनती लाइफ होती थी, हम सिंपली भाषा में कहें, वो हम छोड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंज आ रहे हैं, हम जो अपनी एक मेहनत भरी ज़िंदगी को छोड़ के एक आरामदायक ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक हमारे डायबिटीज़ को बढ़ाने का रीज़न है। हमने लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, डाइट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि सब कुछ मेंटेन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शुगर लेवल है वो हाई में हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे मेंटेन करना है? और दूसरी चीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल की हम बात कर रहे हैं, लो ब्लड शुगर लेवल के केस में क्या चीज़ें हैं? एज वी वर सेइंग अबाउट डिफीटिंग डायबिटीज़, तो उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, और भी उसमें आगे जो मैं बताना चाह रहा था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट। फिर बात आती है मेडिकेशंस की, क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट वहीं से होगा। ऐसा नहीं है कि हम डायबिटीज़ को सिर्फ लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, एक लिमिट है लाइफस्टाइल की भी। डाइट, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की, चाहे वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो, स्लीप पैटर्न हो, वो डायबिटीज़ को एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। एक टाइम के बियॉन्ड, या मैं कहूँ कि वो किस लेवल की डायबिटीज़ है, आपको फिर मेडिकेशंस का, चाहे वो ओरल टैबलेट्स होती हों या इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, वो आपको उसमें स्टार्ट पेशेंट को हमें देना ही पड़ता है। तो फिर जो, जैसे कि आपने बोला कि फिर ये सारा बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के बाद भी पेशेंट की डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली हमें फिर उसको टैबलेट्स या मेडिकेशंस उसको स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और अकॉर्डिंगली कि पेशेंट का डायबिटीज़ किस लेवल का है, हम उस हिसाब से चूज करते हैं मेडिकेशंस को, और उसी हिसाब से हम पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? एडियरेंस में। मतलब कि हम किसी पेशेंट को दवाई देते हैं, तो अभी हमने डिस्कशन पहले भी किया था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा सा ही जैसे कंट्रोल होता है, फिर दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया। तो मैं ओवरऑल एक दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने खुद के डॉक्टर ना बने, एक सही डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको फॉलो करें। जो आपको भी मेडिकेशंस या जो भी एडवाइस दी गई है साथ में, उसको टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहें, और उन ट्रीटमेंट को डॉक्टर की एडवाइस के बिना चेंज ना करें। तारिक सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर दीपक, आपसे भी जानना चाह रहा हूँ इस तरफ सामने। जब डायबिटीज़ अनडिटेक्टेड है, तो हमारे आइज़ जो है, कहते हैं विंडो है हमारे बॉडी का, तो क्या सिम्टम्स होंगे जो ये समझ में आए कि अच्छा ये डायबिटीज़ हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर डायबिटीज़ हो गई, आपको डिटेक्ट हो गया, आप मेडिसिन पे हैं, चाहे इंसुलिन पे हो या टैबलेट्स पे हो, कितने दिनों पे हमें आँख टेस्ट कराना ज़रूरी है? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली एम आज के सेशन का यही एम है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है डायबिटीज़ के बारे में, इसके कंट्रोल के बारे में। मेरा जो टॉपिक है, आई एम डीलिंग विद द आई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डायबिटीज़। और डायबिटीज़ जो है, आँख का जो पीछे का भाग होता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, पर्दा आँख का, उस पर इफ़ेक्ट करता है। आँखों की जो नसें होती है, वेसल्स होती है, उनमें लीकेज होती है, उनमें ऐसे ब्लड ऊज आउट होता है, कोलेस्ट्रॉल ऊज आउट होता है। तो इस वजह से हमारी विजन पे इफ़ेक्ट होता है। 2 स्टेजेस में डायबिटीज़ में, एक होती है प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एंड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये मैं इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, तब हम इनके सिम्टम्स के बारे में भी डिस्कस करने में ईजी हो जाएगा। प्री प्रोलिफरेटिव में देयर इज जस्ट ऊजिंग ऑफ वेसल्स, ब्लड ऊज हो गया है, तो इससे एडिमा होता है, रेटिना में सूजन आ सकती है। और प्रोलिफरेटिव स्टेज में नई नसें बन जाती हैं रेटिना में। ये नई नसें जो होती है, नियोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं इसको। ये जो नई वेसल्स बनी होती हैं, ये बहुत फ्रेजाइल होती है, इनमें से ब्लड एकदम ऊज आउट होता है। और मैनी केसेस में इतना ब्लड आ सकता है इन नसों में से कि पूरी आँख की जो ग्लोब है, जिसको विट्रस कैविटी बोलते हैं, उसमें ब्लड जमा हो जाता है, जिसको विट्रस हैमरेज बोलते हैं। ये बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सॉरी, सिम्टम्स नहीं, आई एम कमिंग टू प्लीज गिव इट। एंड नेक्स्ट स्टेज में है, कभी कभी ये रेटिना जो है हमारे पर्दे को ही खींच लेता है, और इसको हम रेटिना डिटैचमेंट बोलते हैं। सो नाउ कमिंग टू सिम्टम्स। अब जैसे मैंने बोला, प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में पहली बात हम समझिए कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ विजन।
हमें पता ही नहीं लगता, बहुत सारे पेशेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है। पेशेंट हमारे पास आते हैं डायबिटिक होते हैं और हमको बोलते हैं हम आपका पर्दा चेक करेंगे। वो कहेंगे पर्दा क्यों चेक करना, हम तो आपके पास चश्मा बनाने आए हैं, पर्दा क्यों चेक करना है। देन वी मेक देम अवेयर कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो पहला पॉइंट, सिम्टम्स में इट इज़ अ साइलेंट किलर। इसमें तो सिम्टम बहुत सारे पेशेंट में होते ही नहीं सिम्टम, क्योंकि ये पेरिफ्री में अगर होगी मैक्यूला, जो रेटिनोपैथी अगर पेरिफ्री और रेटिना में होगी तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। मैक्यूला जो आँख का जो मेन एरिया है, जहाँ से विजन का मेन एरिया है, अगर उस पर मैक्यूलोपैथी स्टार्ट होगा तब हमको सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकता है, आपको कोई डॉटेड लाइंस दिख सकती हैं, धब्बे दिख सकते हैं विजन में, कोई लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगेगी, तो इस टाइप की सिम्टम्स हैं। या आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, अर्ली कैटरैक्ट होने के चांसेस, यंग पेशेंट को अर्ली कैटरैक्ट तो हम तो ये जो सिम्टम्स है अर्ली स्टेज में आ सकते हैं, इस टाइप के सिम्टम्स। इन दैट केस तब तो एटलीस्ट पेशेंट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे पास आएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट डोंट नो कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्योंकि इसके सिम्टम बहुत कम आते हैं सिम्टम शुरू में। तो ये तो अर्ली सिम्टम्स हुए। लेट स्टेज के जो सिम्टम्स मैंने बताया, विट्रस हैमरेज, रेटिना डिटैचमेंट, इसमें तो सडन लॉस ऑफ विजन, टोटल ब्लाइंडनेस, पेशेंट दौड़ता हुआ वापस आएगा, डॉक्टर साहब अचानक क्या हो गया, हमारी नज़र ही खत्म हो गई। तो ये सीरियस केसेस होते हैं जिनको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इनके केस में हमें फिर अल्टीमेटली सर्जरी करनी पड़ती है, विट्रेक्टमी बोलते हैं, पास प्लाना विट्रेक्टमी सर्जरी, या इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं। सो ये इस टाइप से सिम्टम डेवलप होते हैं। हाँ मैम, हाँ, कैटरेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे कैटरेक्ट के कई सारे पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ में कहते हैं जो इंजरीज हो जाती है उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या ये कैटरेक्ट वाले जो पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योर होने में? थ्योरेटिकली यस। एक चीज़ ये कि डायबिटीज़ हमने देखा है कि डायबिटिक मरीजों में प्री सेनाइल कैटरेक्ट होता है। प्री सेनाइल कैटरेक्ट मीन्स अर्ली एज में कैटरेक्ट आ सकता है, तो ये एक डायबिटीज़ का एक और सिम्टम है। नंबर 2, जैसे आपने बताया, डायबिटीज़ जब पेशेंट हमारे पास आता है विद कैटरेक्ट, तो सबसे पहले हम उसका शुगर चेक करते हैं। अगर शुगर हायर साइड पे हो तो विल डेफिनेटली हम उनको रेफ़र करते हैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को, ताकि वो अपना शुगर कंट्रोल करे। 1-2 हफ्तों में थोड़ा शुगर कंट्रोल होता है, उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल रिस्क डेफिनेटली है, अगर हाई शुगर में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, सिंपल वूंड भी हो, उसमें हीलिंग में डिले होता है। सो वो क्योंकि एक कैटरेक्ट इज नॉट एन इमरजेंसी, वी कैन वेट फॉर 2 to 3 weeks, पेशेंट का शुगर स्टेबलाइज हो, वी कैन गो फॉर ऑपरेशन। बिल्कुल, जिस तरह से सारी सर्जरी से पहले ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाता है, इसी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि लोग आगे से इस चीज़ को लेकर भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।